नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। आतंकियों के निशाने पर था मुंबई एयरपोर्ट और नेवी स्टेशन। डेविड हेडली का बयान, कहा मुंबई हमले के बाद कई बार किया हिंदुस्तान का दौरा, अलकायदा से भी था ताल्लुक। जेएनयू में देश विरोधी नारों के मामले ने पकड़ा तूल। 3 दिन के पुलिस हिरासत में छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार। गृहमंत्री ने कहा बर्दाश्त नहीं देश विरोधी गतिविधियां। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया अवमानना का नोटिस। यौन उत्पीड़न मामले में जिलाधिकारी की नियुक्ति न होने से नाराज, 17 फरवरी को देना होगा जवाब। शेयर बाजार में गिरावट पर अरुण जेटली का बयान, निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था को बताया मजबूत। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज से दुनिया भर के वैज्ञानिकों में नया उत्साह, खुलेंगे ब्रह्मांड के कई रहस्य। पुणे में 1000 करोड़ की लागत से बनेगी एशिया की पहली लाइगो लैब। आइए देखते हैं पहली खबर। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ने आज कई और खुलासे किए। हेडली ने अदालत को बताया कि मुंबई हमले के दौरान मुंबई एयरपोर्ट और नेवी स्टेशन को वो निशाना बनाना चाहता था। सिद्धिविनायक मंदिर और शिवसेना भवन भी लश्कर के टारगेट में शामिल था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही के दौरान डेविड कोलमैन हेडली ने अदालत को बताया कि उसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का वीडियो तैयार किया था। हेडली को भाभा परमाणु केंद्र के किसी एक ऐसे व्यक्ति को भर्ती करने के लिए कहा गया था जो आईएसआई के लिए काम कर सके। हेडली ने बताया कि लश्कर ने शिवसेना मुख्यालय की रेकी करने को कहा था। मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को का भी रेकी किया था और मुझे कहा गया था मेजर इकबाल ने कि वहां से कुछ लोगों को रिक्रूट करके हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो मिलनी चाहिए, ये एक उसने बात कही थी। गवाही के दौरान हेडली ने यह भी खुलासा किया कि मुंबई हमले के बाद वो आतंकी संगठन अलकायदा के संपर्क में भी था। उसने बताया कि अलकायदा के उसके संबंधों की जानकारी लश्कर को नहीं थी। हेडली ने कहा कि मुंबई हमले के बाद वो हिंदुस्तान आया था। 26/11 का आतंकी हमला के बाद वो इलियास काश्मीरी के साथ कांटेक्ट उसका था और इलियास काश्मीरी ये अलकायदा का कमांडर था। उसने कहा कि ये, मैंने पूछा कि ये बात तुमने लश्कर को बताई थी क्या, तो उसने कहा कि मैंने नहीं बताई क्योंकि लश्कर मुझे परमिट नहीं करते थे। हेडली के मुताबिक उसने मुंबई की रेकी के बाद पाकिस्तान में मेजर इकबाल और लश्कर के नेता जकीरुर रहमान लखवी, साजिद मीर, अबू खां और अब्दुल रहमान पाशा के साथ कई बैठकें की थी। गवाही के दौरान हेडली ने यह भी कहा कि उसने लश्कर को सिद्धिविनायक और नेवी बेस पर हमला करने के लिए मना किया था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत ने कहा है कि हेडली का बयान एक मान्य साक्ष्य है जो साबित करता है कि मुंबई हमले को पूरी तरह से पाकिस्तान की धरती से अंजाम दिया गया। भारत ने पाकिस्तान से हमले की जांच कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। David Headley's testimony is in relation to the Mumbai terrorist attack, and the testimony is self-explanatory. We have always maintained that it is up to Pakistan to investigate and expose fully the conspiracy in Pakistan behind the Mumbai terrorist attack and to bring all concerned to justice. Headley's deposition once again confirms this view, if any confirmation was needed after Ajmal Kasab's confession. और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रॉ के फॉर्मर चीफ संजीव त्रिपाठी जी। संजीव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले संजीव जी, हेडली के हर रोज़ में जो मैं कहूँ कि बयान आ रहे हैं, जो खुलासे तरीके से हो रहे हैं, इनका इस पूरे मसले की जो जांच जारी है, जो जांच चल रही है, उसको लेकर उसका क्या वहाँ पर असर दिख सकता है? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जो हेडली की टेस्टिमनी है, उनका बयान है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये जो है, वैसे तो जो पहले बयान दिए गए थे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने 2010 में जो हेडली ने बयान दिए थे, मोर और लेस वही बातें इसने कही हैं, लेकिन जो कोर्ट के सामने बयान होता है उसकी एक एविडेंशियरी वैल्यू होती है। और ये जो बयान है, ये भारत का जो
पाकिस्तान के एलईटी और हाफिज सईद के विरुद्ध जो हमारा केस है उसको मजबूत करता है। पहले तो मैं ये पहली बात कहूँगा। दूसरा जो ये ऑल्सो बयान जो है इस लिए भी महत्वपूर्ण है कि ये जो पाकिस्तान स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में जो लाइन खींची हुई थी पाकिस्तान में ने और जिसके बेसिस पे वो अपने इन्वॉल्वमेंट को जो भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है उसको डिनाई करता था, ये लाइन इस बयान से बहुत हद तक मिट गई है और बड़ा साफ मालूम पड़ रहा है कि ISI एंड LET इस जो भारत में एक्टिविटी जो 26/11 का इंसिडेंट हुआ था उसमें किस तरह लोग क्लोजली इन्वॉल्व थे। तीसरी बात एक और मैं कहूँगा इस बयान की महत्वपूर्ण, ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी अबाउट इरशाद जहां बीइंग एन LET ऑपरेटिव, उसको भी ये कंफर्म करता है क्योंकि कई जानकार इसे इस तरीके से देखते हैं कि जो पाकिस्तान को लेकर भारत ने दबाव बनाया और उसमें हेडली के बयान क्या उस दबाव को न सिर्फ पुख्ता करते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अगर मैं कहूँ कि जो मंच है वहाँ पर भारत के इस पूरे जो उसके तथ्य थे उसकी तस्दीक करते हैं और अब पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय कोई दबाव आप देखेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसका जो ये बयान है इसका इस्तेमाल हमको पाकिस्तान पे दबाव डालना चाहिए कि जो फॉलोअप एक्शन ले, प्रॉपर फॉलोअप एक्शन ले और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये भारत के केस को बहुत मजबूत करता है और हमें एक इंटरनेशनल कैंपेन चलानी चाहिए। ये इस बात को हाईलाइट करना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की एक्टिविटीज़, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जो भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराने में है वो जो है UN के जो कुछ कन्वेंशंस के हैं उसके विरोध में है। इस विषय में मैं आपको UN रेजोल्यूशन 1373 जो है 2001 का है और जो UNGA काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी 2006 की है जो कि मेंबर कंट्रीज़ को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को किसी रूप में भी सहायता देने से वर्जित करती है। बड़ा क्लियर हो रहा है कि पाकिस्तान जो था इन UN कन्वेंशंस के जो कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है वो बाउंड था उसके विरोध में काम कर रहा है। तो हमें इसमें इंटरनेशनल कैंपेन चलानी चाहिए इस विषय में और अगर पाकिस्तान कोई इफ़ेक्टिव मेजर्स नहीं लेता इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए तो फिर हमें अपने मित्र देशों के साथ यूनाइटेड साथ मिलके UN उस पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने के लिए भी एक माहौल बनाना चाहिए। और लेकिन कुछ लोग इसे ये भी कह रहे हैं संजीव जी, आप बेहतर समझा पाएंगे कि इस तरह के जो गवाह हैं उसकी गवाही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मसले पर, जब मैं कहूँ कि दो देशों के बीच मसला हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर किस तरीके का पक्ष होता है इस तरह की गवाही का? देखिए, जो कोर्ट में एविडेंस दिया जाता है, भारतीय कोर्ट में उसने एविडेंस दिया है तो इसका महत्व है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। FBI के सामने या NIA के सामने जो भी बयान दिया होगा उसको तो उसका इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन जो कोर्ट के सामने टेस्टिमनी होती है उसका अपना विशेष महत्व होता है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता आसानी से। और जिस तरीके के ये खुलासे हो रहे हैं, क्या ये माना जाए कि इसके बाद जो तमाम इन्फॉर्मेशंस पहले गदर की गई थी और उसके बाद, क्योंकि अगर हेडली कहता है कि हम लोगों के बाद उसने कई बार यात्राएं की हैं, आपको लगता है कि जो सिस्टम था वहाँ पर कहीं एक चूक रही है? हम उस सिस्टम को ट्रैक करने में, ऐसे जो मॉड्यूल्स हैं उनको ट्रैक करने में शायद कुछ थोड़ा सा स्लोअर रहे हैं उनकी स्पीड से? देखिए, 2008 के बाद तो हम लोगों ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का प्रयास होता रहा, लगातार होता रहा है और जारी भी है। बस सही आप ठीक कह रहे हैं, इस दिशा में हमको और विशेष प्रयास करने पड़ेंगे कि जो भी हमारे सिस्टम में जो लूप होल्स हैं जिसका फ़ायदा इस तरह के तत्व उठा सकते हैं उनको हम ठीक करें और साथ साथ हमें अपनी जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर काउंटर टेररिज्म मेजर्स उस विषय में भी और लगातार सुधार लाते रहना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल संजीव जी, क्योंकि हेडली के बयानों के बाद हमने देखा है कि देश में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, लेकिन जो आपने बात कही बहुत अहम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें किस तरीके से एक मुहिम चलानी चाहिए थी, प्रेशर डालने की कोशिश होनी चाहिए थी। क्या आपको वो कोशिश नज़र आती दिखती है फिलहाल हाल के दिनों में? देखिए, अभी बयान तो चल रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारा विदेश मंत्रालय है, हमारी सरकार है, सर्टनली इसको पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन चलाने के लिए इस बयान को इस्तेमाल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका। धन्यवाद। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
शायद मुझसे ऐसा कोई काम हो जाए जिससे किसी भी लोगों के पल्ले में कोई अच्छाई पड़ गई तो मैं समझूंगा कि मेरी आखिरत संवर गई। पता है हमारे ये छोटे छोटे मंसूबे क्यों नाकाम हो रहे हैं? अल्लाह ताला हमसे कोई बड़ा काम करवाना चाहता है। मैं आज भी फिल्म से इसलिए भागता हूँ कि डबिंग जिंदगी का सबसे मुश्किल काम लगता है। बेदीन माशरा है, बेदीन हुकूमत है, तुरने पड़ेंगे तुरने। मैं रशीद नाज, आपसे मुलाकात होगी, जरूर देखिएगा गुफ्तगू, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अदालत इन्हें बुला सकती है। इस मामले में अदालत ने हाई कोर्ट की टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि आरोपी अपनी दलीलें ट्रायल कोर्ट के सामने आरोप तय होने के समय रखे। पटियाला हाउस अदालत में इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अवमानना का नोटिस भेजा है। आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार यौन उत्पीड़न कानून के तहत जिलाधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर पाई। सरकार को 17 फरवरी को इसका जवाब देना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत जिला अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने को लेकर नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार को अवमानना का नोटिस भेजा है। एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 5 हफ्ते के भीतर जिला अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि बिना ऐसे अधिकारी के इस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। आईसीसी की जो अपीलेट बॉडी है वो डीओ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो नहीं है दिल्ली में। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि विद इन 5 वीक्स इट शुड बी फॉर्म्ड, उसकी भी सरकार ने वो नहीं बनाया। सत्ता पाने के बाद इस सरकार को महिलाओं से जुड़े दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश भी सुनाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या आम आदमी पार्टी भी उन राजनीतिक दलों की राह पर चल पड़ी है जिनकी कथनी और करनी में भारी अंतर पाया जाता है। दिल्ली के एक मशहूर 5 सितारा होटल में काम करने वाली लड़की ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद ये बात सामने आई कि महिलाओं के हितों की बात करने वाली केजरीवाल सरकार किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून को लागू करने में लापरवाही बरत रही है। जानकारों का मानना है कि सरकार की इस लापरवाही के कारण दिल्ली में काम कर रही महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पे हमारा पूरा फोकस है। विशाखा कमेटी के ऊपर काफी काम चल रहा है। तो ओवरऑल दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार न केवल संजीदा, इसने काफी कदम उठा भी लिए हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 की धारा 18 के अनुसार राज्य सरकारों को जिला अधिकारी तैनात करने होते हैं, जो संस्था की आंतरिक समिति के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार रखती है। It's a government agency. It has the power to appoint the appellate authority. First and foremost, this post should not have been lying vacant. There is an act and there is a purpose to the act. You can't completely defy the purpose of the act. दिल्ली हाई कोर्ट के अवमानना के नोटिस का जवाब दिल्ली सरकार को 17 फरवरी तक देना है। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारों के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। गृह मंत्री ने पुलिस को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हिदायत दे दी है। वहीं देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में लगाए गए नारे अब जेएनयू के आरोपी छात्रों पर भारी पड़ सकते हैं। छात्रों ने कश्मीर की आजादी के समर्थन में भी नारे लगाए थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दिल्ली पुलिस को भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बहनों भाइयों, मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सीधा निर्देश दिया है। मैंने कहा है इन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जानी चाहिए। पुलिस ने आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह और 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र के तहत अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया। एबीवीपी सदस्यों की शिकायत पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने सरकार पर सिर्फ बयानबाजी का आरोप लगाया है। वहीं वाम दलों का कहना है कि असली दोषियों की जगह लेफ्ट को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार इनकी है, इनको कार्रवाई करनी चाहिए। इनकी तरफ से सिर्फ बयान आते हैं, कार्रवाई तो कभी होती नहीं है। Enforcing authorities act in accordance to the law of the land. We have no objection. But
In the name of fighting those elements, they should not target the entire left. दरअसल मंगलवार की शाम डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन से ताल्लुक रखने वाले 10 छात्रों ने अफजल गुरु की बरसी पर कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसके अंत में एबीवीपी ने विरोध जताते हुए हंगामा किया और बात मारपीट तक पहुंच गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हालात पर काबू पाने के लिए बाद में पुलिस को भी बुलाया था। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने आज स्विट्जरलैंड के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की, जिसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापारिक समझौतों को बढ़ाने से पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के सांसदों ने व्यापार को सरल बनाने के लिए सुझाव भी साझा किए। नेशनल काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्विट्जरलैंड आने का न्योता दिया। स्विट्जरलैंड भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और बड़े निवेशकों में शामिल है। We have a very long and deep relationship, and this was the purpose to renew that one. Also, we plan on signing a free trade agreement. We have been negotiating already for 13 rounds, and we hope to restart the negotiations since we now have a new government in India. Our interaction between the parliamentarians will further strengthen our relation, and it will make the future, it will pay dividends. केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने विधानसभा में विपक्ष के विरोध और बहिष्कार के बीच 2016-17 का बजट पेश किया। बजट में किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया गया है, जिनमें बीपीएल परिवारों को मुफ्त चावल देने और खेती पर टैक्स खत्म करने के भी प्रावधान शामिल हैं। सरकार ने लोन लेकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को 200 करोड़ की सब्सिडी की घोषणा की है। केरल विधानसभा में 29 साल बाद किसी मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है। ओमन चांडी ने बार रिश्वत मामले में KM मणि के इस्तीफे के बाद से वित्त मंत्रालय अपने पास रखा हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, जिसे राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है, जो 3,46,000 करोड़ रुपए का है। बजट में किसानों के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान है। साथ ही वैट में 10% इजाफे का फैसला लिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, हेल्थ और एजुकेशन पर भी ज़्यादा जोर दिया गया है। साथ ही किसान दुर्घटना बीमा योजना के लिए 240 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि शेयर बाजार में आई तेज गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसके पीछे वैश्विक कारकों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और निवेशकों को इसमें भरोसा बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में मंदी जरूर है, लेकिन सरकार आर्थिक वृद्धि और सुधार की नीतियां जारी रखेगी। उनके मुताबिक शेयर बाजार में गिरावट के कारण बाहरी है। Now, there could be several reasons for it, predominantly reasons which are outside the country. The uncertainty in the Fed rates, or what's happening in Europe, or the slowdown anticipated in China. Now, these global factors will remain and will have to be tackled globally by those economies. वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगा लिया है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने करीब 100 साल पहले सापेक्षता के सिद्धांत के तहत ऐसी तरंगों के मौजूद होने की बात कही थी, जो कि अब सच साबित हुई। इस खोज का ऐलान IUCA पुणे और वाशिंगटन DC में एक साथ किया गया। भारत में भी गुरुत्वाकर्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है और वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज से ब्रह्मांड के बारे में समझ का एक नया युग शुरू होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण तरंगे भी होती हैं। इस बात का गुरुवार को ऐलान हो गया। इसे भौतिकी और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि अब अंतरिक्ष को समझने का नजरिया बदल जाएगा। वाशिंगटन DC में लीगो लैबोरेटरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड रिज ने 11 फरवरी को इसकी घोषणा की। इस शोध में लीगो की टीम के साथ इंडियन इनिशिएटिव इन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशंस के तहत भारत के 9 संस्थानों के 61 वैज्ञानिक भी शामिल हुए। Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it.
शोधकर्ताओं के मुताबिक अंतरिक्ष में करीब 1.3 अरब साल पहले 2 ब्लैक होलों की टक्कर हुई थी। उनके पदार्थों के परस्पर मिलने से एक विशाल गुरुत्वाकर्षण तरंग पैदा हुई जो पृथ्वी पर 14 सितंबर 2015 को पहुंची। इस खोज में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अगुवा की भूमिका निभाई, लेकिन भारत का भी इस परियोजना में बड़ा हाथ है। डेटा विश्लेषण में देश के 9 संस्थानों के करीब 60 वैज्ञानिकों ने योगदान किया। दिलचस्प बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों की कंपन की आवाज भी रिकॉर्ड की गई है। Discovery will have a great impact on our Indian science and Indian technology because of the fact that it involves a whole lot of different technologies which are brought together in this particular experiment, like lasers, high vacuum technology, then there is seismic isolation. All this kind of different aspects, all the different disciplines have to come together. ये जो अनाउंसमेंट हुई है कि ग्रेविटेशनल वेव का डिटेक्शन हो गया है, फिर गुरुत्वाकर्षण लहरी कर सकते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ऐसी घटना है। अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत के सबूत मिल गए हैं। ये बात उन्होंने 100 साल पहले कही थी। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता अमेरिका के वॉशिंगटन और ल्यूसियाना स्थित 2 भूमिगत डिटेक्टरों की मदद से लगाया गया। ऐसा माना जा रहा है कि इस खोज के बाद इंसान को ब्रह्मांड के चौंका देने वाले रहस्यों के बारे में पता चल पाएगा। संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, पुणे। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के बाद जहां दुनिया भर के वैज्ञानिकों में जोश का माहौल है, वहीं पुणे के खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र आयुका में भी इस खोज को लेकर व्यापक चर्चाओं का दौर जारी है। आज से करीब 100 साल पहले आइंस्टीन इन तरंगों के बारे में बताया था, लेकिन इसकी प्रामाणिकता पर अब जाकर मोहर लगी है। अमेरिका के वॉशिंगटन में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की मौजूदगी के ऐलान के बाद पुणे के आयुका में उत्सव और उमंग का माहौल है। यहाँ के वैज्ञानिक और छात्र इस कामयाबी में भारत के योगदान को लेकर खासा उत्साहित हैं। इनका मानना है कि भारत में भी सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने वाली लाइगो ऑब्जर्वेटरी हो तो ऐसी बड़ी कामयाबियां अपने दम पर भी हासिल की जा सकती है। अभी हमें और भी डिटेक्टरों की ज़रूरत है, जिससे कि हम और भी अच्छे और जो चीज़ें हम 2 डिटेक्टरों या 3 डिटेक्टरों से नहीं कर सकते, हम 4 या 5 अगर हम और डिटेक्टर लाएं तो उससे और भी नई चीज़ें और किसी यूनिवर्स को और भी अच्छे तरीके से हम उसको जान सकते हैं। भारत के वैज्ञानिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान और उत्साह बढ़ाने वाले ट्वीट से बेहद खुश हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस काम में यहाँ के वैज्ञानिक करीब 10 साल से लगे हैं वो जल्द पूरा हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों को महसूस करने में सूक्ष्म लाइगो जैसी तीसरी ऑब्जर्वेटरी भारत में लग सकती है, जिसे बनने में 7 साल का समय लगेगा। Cost will be around 1,000 crores, something like that, of the order of that. आणि आणखी काय? And it is, I think I am hopeful of the detector coming up. वैज्ञानिकों का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों के पता लगने से ब्रह्मांड और ब्लैक होल को समझने में अब और आसानी होगी। साथ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर बिग बैंग सिद्धांत को भी सुलझाने में मदद मिलेगी। हालांकि लाइगो जैसी ऑब्जर्वेटरी भारत में लगाने के रास्ते में पेचीदगियां भी कम नहीं हैं। If the LIGO India detector comes up in a reasonable time, that will play a very crucial role in gravitational wave astronomy, and that's really our interest in pushing that project with several people working together here. भारत के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी विश्वेश्वरैया ने 45 साल पहले गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में अपना रिसर्च पेपर पेश किया था। तब कोई लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी लाइगो के ना होने की वजह से इसे ठोक बजाकर दुनिया के सामने लाने का कोई जरिया नहीं था। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के बाद भारत में एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा लाइगो लैब बनने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। कैमरामैन सुरेश के साथ संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, पुणे। दुनिया के अलग अलग देशों में बसे भारतीय भी अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके लिए भी योजनाएं होनी चाहिए। उनका दावा है कि उन्होंने दुनिया के कई कोनों में भारत की पुरानी संस्कृति सहज कर रखी है और अब समय आ गया है कि सरकार उन्हें अपना माने। रोमा समुदाय उन लोगों को कहा जाता है जो सिकंदर या महमूद गजनवी के समय भारत से बाहर ले जाए गए थे। दस्तकारी और हथियार बनाने में माहिर ये लोग तुर्की और मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक पहुंच गए और वहीं बस गए। उन्हें कई जगह भेदभाव और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि सरकार उनकी मदद के लिए हर कोशिश करेगी। My Roma brothers and sisters, India today is progressing
and developing at a rapid pace. We would like to assure our continuous and unstinted support to our Roma brothers and sisters. We also welcome you all to contribute to Mother India's development and be active partners in this noble and exciting venture. पूरी दुनिया में बसे इस पुरातन भारतवंशी समुदाय के लोगों की संख्या करीब 2 करोड़ है। ये तुर्की से लेकर रोमानिया और अमेरिका से लेकर इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीस और इटली तक फैले हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें PIO कार्ड दिया जाना चाहिए। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि उन्हें भारत से जोड़ने में फायदा है। I think it would be correct to have this card of Indian diaspora as recognition which you have in your hand or in your pocket, which will be not only important for practical use but also for self-esteem, to reinforce the dignity of the Romani people. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें कोई भरोसा नहीं दिया है, लेकिन सरकार उनकी स्थितियों का अध्ययन कराने के लिए तैयार हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली में ICCR के सम्मेलन के दौरान उन्होंने रोमा लोगों से अलग से मुलाकात करके उनके हालात को समझने की कोशिश की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ बड़ी खबरें संक्षेप में। इराक में अपहरण किए गए भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि ISIS द्वारा 1.5 साल पहले बंधक बनाए गए 39 भारतीय जिंदा हैं। यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे RK पचौरी बेमियादी छुट्टी पर चले गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को कई महिला संगठनों ने इंडिया हेबियट सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया। बसंत पंचमी के मौके पर धार के भोजशाला में शुक्रवार को शांतिपूर्ण प्रार्थनाएं की गईं। हिंदू भोजशाला को सरस्वती मंदिर मानते हैं और वहीं मुसलमान उसे कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। शुक्रवार होने के कारण प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया। सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 6 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। मंदिर प्रशासन ने कोर्ट से सभी दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा है। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। देश की अलग अलग जगहों से गिरफ्तार ISIS के 4 संदिग्धों को 17 फरवरी तक NIA की हिरासत में भेज दिया गया है। इन सभी पर आतंकवादी संगठनों में भर्तियां करने और इससे जुड़े लोगों की मदद के आरोप है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज पॉपुलेशन काउंसिल के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से मुलाकात की। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति से अपने अनुभव साझा किए। पॉपुलेशन काउंसिल एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो आम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए शोध कार्य करता है। शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 25 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मुंबई सेशन कोर्ट ने भी दूसरे आरोपी पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। शायरी और गजलों के शौकीन लोगों के लिए दिल्ली के जश्न रेख्ता शुरू हो गया है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस समारोह का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले इस जश्न में जावेद अख्तर, शबाना आजमी और गुलजार समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल के अंबारी गांव में शुक्रवार को एक बेलगाम हाथी के हमले से एक आदमी 4 गायों की मौत हो गई। इससे पहले बुधवार को राज्य के सिलीगुड़ी में भी एक बेकाबू हाथी ने रिहायशी इलाके में घुसकर कई घरों को नुकसान पहुंचाया। BCCI ने पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। रऊफ पर 2013 IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में शामिल होने के आरोप साबित हुए हैं। आरोप लगने के बाद पाकिस्तान ने उन्हें ICC एलीट पैनल से वापस ले लिया था। खबरों के सफर में आज इतना ही।